नमस्कार। आज हम जिनकी जिंदगी के पन्ने पलट रहे हैं वो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। हमारे पास उनकी जीवनी है मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम का प्रेरणादायक जीवन, और हम उसी के कुछ जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। जी। हमारा इरादा ये है कि रामेश्वरम के एक छोटे से कस्बे से वो कैसे भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचे, उनकी इस असाधारण यात्रा को समझें, और ये भी कि वो आज भी इतने प्रेरणादायक क्यों हैं, है ना। तो आइए सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ कामयाबियों की एक लिस्ट नहीं है। जीवनी बताती है कि उनकी कहानी असल में दृढ़ संकल्प की है, कमाल की विनम्रता और देश के प्रति गहरे समर्पण की कहानी। ये दिखाती है कि कैसे साधारण पृष्ठभूमि से आकर भी कोई इतना असाधारण बन सकता है। तो फिर शुरुआत उनके बचपन से ही करते हैं। 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु में जन्म। परिवार बहुत साधारण था। पिता वो नाव चलाते थे और माँ घर संभालती थी। जी हाँ, आर्थिक चुनौतियां तो थीं, जैसा जीवनी में लिखा है, लेकिन मूल्यों और अनुशासन की सीख वो भरपूर मिली उन्हें। हाँ, और ये भी सुना है कि बचपन में घर चलाने में मदद के लिए उन्होंने अखबार भी बांटे थे। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, जीवनी के मुताबिक, कि शुरुआती स्कूल के दिनों में वो कोई बहुत ब्रिलियंट छात्र नहीं थे, औसत थे, लेकिन उनमें सीखने की एक जबरदस्त लगन थी, एक जिज्ञासा थी। हाँ, वही लगन शायद। वही लगन उन्हें पहले भौतिकी की तरफ ले गई और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एरोस्पेस इंजीनियरिंग तक। अच्छा, MIT का एक किस्सा है जो उनकी इसी लगन को दिखाता है। जीवनी में जिक्र आता है कि एक प्रोजेक्ट में वो शायद थोड़ा पिछड़ रहे थे। हाँ, तो प्रोफेसर ने उनकी स्कॉलरशिप रोकने तक की बात कह दी थी। जी, ये बहुत मशहूर किस्सा है। और उन्होंने चुनौती स्वीकार की। कहते हैं 3 दिन लगभग सोए नहीं और प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा कर दिया। सोचिए, उस दबाव में भी उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि दोगुना काम किया। सही बात है। ये दिखाता है कि चुनौती उनके लिए एक अवसर की तरह थी। बिल्कुल। और MIT में जो ये लगन और मेहनत दिखी ना, वही उनके अगले पड़ाव की नींव बनी, जब वे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO से जुड़े। हाँ, ISRO में उनका काम तो एक मील का पत्थर था। वो भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। जी। और इसी यान ने 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था। हाँ, और ये भारत के लिए सिर्फ एक तकनीकी कामयाबी नहीं थी, ये रणनीतिक रूप से भी बहुत अहम था। इसने भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों में ला खड़ा किया जो खुद अपने उपग्रह लॉन्च कर सकते थे। बाहरी निर्भरता कम हुई। बिल्कुल। डॉक्टर कलाम सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वो भारत की क्षमता पर अटूट विश्वास रखने वाले एक दूरदर्शी थे। फिर वो DRDO लाटे हैं ना। हाँ। और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का नेतृत्व संभाला। जी हाँ, IGMDP। ये भारत की प्रमुख मिसाइलों जैसे अग्नि और पृथ्वी, इनको स्वदेशी रूप से विकसित करने का एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था। बिल्कुल। और यहीं से, इसी कार्यक्रम से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का नाम मिला। हाँ, मिसाइल मैन। और उनकी लीडरशिप का तरीका भी, जैसा जीवनी में बताया गया है, काफी अनोखा था। वो हमेशा अपनी टीम को आगे रखते थे, सफलता का श्रेय हमेशा टीम को देते थे, खुद पीछे रहते थे। ये बड़ी बात है। ये सिर्फ विनम्रता नहीं थी, ये एक कारगर तरीका था टीम का मनोबल बढ़ाने का, सहयोग को बढ़ावा देने का, खासकर इतने जटिल वैज्ञानिक माहौल में। सही। और हाँ, 1998 के पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों में भी उनकी भूमिका बहुत केंद्रीय थी, जिसने भारत की वैश्विक स्थिति को काफी मजबूती दी। फिर साल 2002 में एक बिल्कुल नया अध्याय जुड़ा उनके जीवन में, जब वो भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। और खास बात ये थी कि उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। जी, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं। फिर भी उनकी ईमानदारी, उनकी सादगी, इसके चलते लगभग सर्वसम्मति बनी उनके नाम पर। हाँ। और राष्ट्रपति के तौर पर भी वो पारंपरिक राजनीति से थोड़ा अलग ही रहे। उनका पूरा ध्यान हमेशा युवाओं को प्रेरित करने पर रहा, शिक्षा के महत्व पर, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने पर। हाँ, वो अक्सर स्कूलों और कॉलेजों में जाते थे, सीधे छात्रों से बात करते थे। बिल्कुल। उनका वो मशहूर वाक्य तो आज भी गूंजता है, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। क्या बात है, लाखों लोगों को प्रेरित करता है ये वाक्य आज भी। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उन्होंने बेहद सादा जीवन जिया, कई सुविधाएं लेने से मना कर दिया। हाँ,
और अपनी सैलरी का भी एक बड़ा हिस्सा वो दान कर देते थे। इन्हीं सब वजहों से शायद उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाने लगा। बिल्कुल सही, पीपल्स प्रेसिडेंट। फिर 2007 में जब वो राष्ट्रपति पद से हटे, उसके बाद भी वो रुके नहीं, थमे नहीं, वो वापस एक शिक्षक की भूमिका में आ गए। कई शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने लगे। ज्ञान बांटना जैसे उनके जीवन का मिशन बन गया था। उनका एक बड़ा सपना था भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना। हाँ, विजन 2020। और वो मानते थे कि ये सपना देश के युवा ही पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। उनकी एक और खासियत थी जो जीवनी में भी उभर कर आती है, वो था विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम। वो कुरान और गीता दोनों का अध्ययन करते थे और मानते थे कि दोनों का सार एक ही है। हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। सादगी, कड़ी मेहनत और राष्ट्र सेवा, ये उनके जीवन के मूल मंत्र थे, आधार स्तंभ थे। और फिर 27 जुलाई 2015 शिलोंग के IIM में छात्रों को लेक्चर देते समय दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। मतलब वो अपने जीवन के आखिरी क्षणों में भी वही कर रहे थे जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, सिखाना और प्रेरित करना। हाँ, डॉक्टर कलाम का जीवन वो हमें यही सिखाता है कि कैसे मुश्किल हालात से लड़कर, एक मकसद के साथ जीकर और हमेशा बड़े लक्ष्य रखकर कोई भी असाधारण बन सकता है। उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला, अनेक पुरस्कार मिले, लेकिन जैसा जीवनी बताती है, उनका सबसे बड़ा इनाम शायद लोगों का प्यार था, खासकर युवाओं का। वो अथाह प्यार और सम्मान। उनका एक कथन मुझे याद आ रहा है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। बिल्कुल। मतलब सफलता के लिए वो गहरी लगन और मेहनत बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। उनकी विरासत आज भी जिंदा है। और यहीं पे एक विचार शायद हम छोड़ सकते हैं श्रोताओं के लिए। डॉक्टर कलाम ने प्रज्वलित मन यानी इग्नाइटेड माइंड्स की बात की थी, ऐसे मन जो जिज्ञासा से भरे हों, रचनात्मक हों। हाँ, इग्नाइटेड माइंड्स। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के इस दौर में हम व्यक्तिगत स्तर पर उस प्रज्वलित मन को कैसे जगा सकते हैं। वो मन जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज और देश की बेहतरी के लिए भी सोच सके।